अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सबीहा बुखारी और आज जिन मौज़ूआत को आफ्टरनून स्पेशल में हम ज़ेर बहस लेके आएंगे उसमें सबसे पहले है तालीम। आज सबसे पहले बात करेंगे तालीम के शोबे के हवाले से। स्कूल्स पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से बंद है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये कहा गया है कि असातिज़ा और बच्चों की सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ बात करेंगे कि ओ लेवल्स के इम्तिहानात को कब कंडक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान में वैसे इम्तिहानात कब लिए जाएंगे, इसके हवाले से भी आज डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कोरोना की अपडेट्स के हवाले से दुनिया क्या सोच रही है और हम क्या इकदाम कर रहे हैं। आगे रमजान मुबारक की भी आमद है, उसके हवाले से क्या SOPs अपनाए जाएंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 रोजा मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। अभी पाकिस्तानी टीम में किन चेंजेस की जरूरत है या इसी टीम के साथ हमें आगे जाना चाहिए, इस हवाले से भी आज आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में बात करेंगे। मगर आज सबसे पहले बात करेंगे तालीम के शोबे के हवाले से। ठीक है, आपको बताएंगे तालीम में वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये कहा गया है कि बच्चों की और असातिज़ा की सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तालीमी इदारे बंद रहेंगे जब तक कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ जाती। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगी सिदरा गयास, जो एजुकेशन की बीट देखती हैं, और हमें बताएंगी कि वजीर तालीम की जानिब से यह भी कहा गया था कि हफ्ते के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि कब तालीमी इदारों को खोलना है। सिदरा, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? ठीक है सिद्रा, हमें ये बताइएगा कि वजीर तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि तालीमी इदारे जहां पे कोरोना केसेस ज्यादा होंगे उन अजला में तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा से इसको रिव्यू किया जाएगा, इस फैसले को। तो अब क्या सोचा जा रहा है कि तालीमी इदारे कब तक खुलने चाहिए? देखिए, तालीमी इदारों की बात की जाए और उसके साथ साथ जो एक पेंडेमिक चल रहा है, इतनी खतरनाक वेव चल रही है जिसे मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पहली वेव में हमने सुना कि इसमें बड़े उम्र के लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, फिर जब सेकंड वेव आई तो उसमें जरा यंगस्टर्स पे इसने अटैक करना शुरू किया, लेकिन अब हमारे मासूम बच्चे भी जो है वो इसकी लपेट में दिन ब दिन आते चले जा रहे हैं और ये खतरा जो है वो मजीद खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट पहले तो इससे प्रॉपर जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही ताकि ये जो खतरात हैं जिनमें बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं जितनी मर्जी प्रिकॉशंस की जाए कहीं ना कहीं वो लापरवाहियां कर जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है वो हाथ पांव लगा देते हैं ताकि जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए और हमारे तालीमी इदारों के जो सरबराहान बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर आए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए बच्चों के लिए ताकि उनको सेफ रहते हुए अच्छी और म्यारी तालीम दी जा सके। उनकी तो अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा बातों में बहुत ज्यादा तजाद है कि वो अपने डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर स्कूल्स को खोलना है इस पेंडेमिक में, बच्चों का तालीमी निजामी सफर जो है वो आगे रखना है या उन्होंने उसी तरह से आगे छोड़ना है। वो तो खुद अभी कंफ्यूज है जब तक वो खुद अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या महकमा तालीम की जो पॉलिसीज है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उनको अभी खुद भी समझ नहीं आ रही कि तालीमी इदारों से मुताल्लिक क्या फैसले करने चाहिए। जी बिल्कुल, आप खुद देखिए ना कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम हफ्ते बाद डिसाइड कर लेंगे, NCOC का इजलास होगा, फलानी चीज होगी, तो जब तक वो खुद किसी बात के लिए श्योर नहीं होंगे वो किस तरह से आगे। कोई एक आधे बच्चे का तो सवाल नहीं है, 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनका तालीमी सफर इस वक्त चल रहा है और वो बहुत सारी मुश्किलात में है। ना सिर्फ बच्चे मुश्किलात में है, उसके साथ साथ जो है वो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा तजब्बुत का शिकार है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो वो खुद कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन निजाम में बच्चों में वो कंटिन्यूटी नहीं आती जो कि एक इदारे में बैठ के बच्चों को तालीम दी जा सकती है। अच्छा, तो हमें ये भी बताइएगा, ठीक है, इसके तहत वो अपने तमाम चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। मतलब वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि ऑनलाइन तालीमी निजाम जो है वो बच्चों को वो तमाम तालीम दे रहा है जो कि एक इदारे में बैठते हुए बच्चे को मिल सकती है। ठीक, पहले ये भी कहा जा रहा था कि
ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाएगा? जी सिद्रा, बात ये बताइएगा कि पहले कहा जा रहा था कि ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाए, आधे बच्चे एक दिन आए, आधे बच्चे एक दिन आए, तो उस हवाले से भी क्या ऐसा नहीं सोचा जा रहा है कि अब ऑल्टरनेट डेज में बुला लिया जाए, या जब तक ये कोरोना की तीसरी वेव जो है ये इसमें कमी नहीं आ जाती तब तक अभी बंद ही रहेंगे तालीमी इदारे? जी, ये फैसला तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही करेगी, और जो हमारे सरबराहान बैठे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं इस हवाले से। लेकिन एटलीस्ट उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है जिसके तहत वो बच्चों का तालीमी सफर भी जारी रखे, इस वबा से भी बच्चों को और ठीक है, ऐसा कौन सा डिसीजन हो सकता है जिसके तहत तालीम को भी जारी रखा जाए, रेसिपीज पर भी अमल किया जा सके? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप हमारे साथ मौजूद थी, एजुकेशन की बीट को देखती हैं और बहुत ही ऐसे तरीके से आपने हमें तफसीलात बताई कि किस तरह से महकमा तालीम अभी क्या सोच रहा है तालीमी इदारों से मुतालिक। आगे चलेंगे, कुछ बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के हवाले से। अदालत ने इजहार बरहमी किया है महकमा तालीम के ऊपर कि इकदाम सही तरीके से नहीं हो रहे, यकसा निसाब तालीम को लाने के लिए बहुत अरसे से बात की जा रही है कि एक जैसा निसाब होना चाहिए पूरे मुल्क में बच्चों के लिए, ताकि एक जैसी एजुकेशन हर बच्चा हासिल कर सके। इसी हवाले से हमारे साथ रिपोर्ट है उरूज फातिमा की, अभी देखते हैं उरूज फातिमा की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में यक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ारत तालीम हुकाम की अदालत ने कहा वज़ारत तालीम की एक निसाब से मुतल्लिक रिपोर्ट एक निसाब के मामले को तूल दिया जा रहा है, एक निसाब बात नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया एक निसाब वज़ारत तालीम का मुकम्मल करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाक को भी तलब किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वज़ारत निसाब का काम सारी जिंदगी नहीं होगा। हमारे दौर में निसाब का कोई मसला किसान को बने 73 साल हो गए, अभी तक हम निसाब का मामला हल नहीं। 1960 का निसाब निकाल कर नौजवानों को पढ़ा दें, इसमें बेहतरीन थी। उनका कहना था पूरी नौजवान नस्ल को तबाह ना की जिंदगी के साथ निसाब को लेकर ना खेलें। उन्होंने कहा एक वज़ारत तालीम के बस की बात नहीं, सेक्रेटरी तालीम से निसाब के मामले पर ठीक, वरना फारिग कर देंगे। चेयरमैन अक़लीती कमीशन शुएब सडल आया कि लाजमी मज़मूनों उर्दू और इंग्लिश में मजहबी मवाद शामिल कर दिया गया है, लाजमी मज़ामीन में मजहबी मवाद को निकालना है। अदालत ने वज़ारत तालीम नेशनल सर्विसेज को हदायत जारी करते हुए मुकदमे की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। एजुकेशन का चल रहा है, इसे बोलें कि 12:30 बजे के बाद ही होगा। जी नाज़रीन, आप उरूज फातिमा की रिपोर्ट देख रहे थे। यकसा निसाब तालीम के हवाले से अदालत ने भी महकमा तालीम की सरजनिश की है और कहा है कि ऐसा लगता है कि आप लोग सीरियस ही नहीं है, एक काम आपसे कहा गया था वो भी आपसे नहीं हो सका, और वाकई ऐसा लगता है कि कहा तो बहुत जाता है कि यकसा निसाब तालीम लाया जाए, हर बच्चा एक जैसी तालीम हासिल करे, मगर इसके लिए कोई भी हमें सीरियस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे मुस्तकबिल में एक जैसा निसाब तालीम पूरे मुल्क में लाया जा सके। बहरहाल अभी कुछ बात करेंगे इस सेगमेंट में ओ लेवल्स के इम्तिहानात के हवाले से। ओ लेवल्स के इम्तिहानात के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में ओ लेवल्स के इम्तिहानात 10 मई को लेने का फैसला किया गया है। वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये कहा का खत मौसूल हुआ है। क्रिस्टाइन ओजडन ने दरखास्त की कि इम्तिहानात 10 मई से ले लें। वफाकी वजीर तालीम ने बताया कि सूबों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ओ लेवल इम्तिहानात 10 मई से लेने पर इत्तेफाक किया गया है। जबकि आपको बताएंगे
कि अभी आपको ये भी बताएंगे कि ओ लेवल्स के इम्तिहानात के हवाले से 10 मई को लिए जाने का फैसला किया गया है। ये भी एक बहुत मसला आ रहा था कि कब इन इम्तिहानात को कंडक्ट किया जाए, और अभी वफाकी वजीर तालीम की जानिब से ये कहा गया है कि जो दरखास्त की गई थी, खत मौसूल हुआ था, उसके हवाले से अब ये फैसला किया गया कि इनको 10 मई से लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तकर्री कर दी गई है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए मंसूबा बदस्तूर कायम है, जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल साइंसदानों की तादाद 3639 है। इन साइंसदानों का ताल्लुक पाकिस्तान की पैदावार से मुताल्लिक है। डॉक्टरों और इंजीनियर्स की तर्ज पर साइंसदानों को रजिस्टर करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। अब लाहौर के हवाले से आपको बताएंगे कि पंजाब में तमाम मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 10 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि किसी भी इदारे में कोई भी स्पोर्ट्स या सकाफती सरगर्मी नहीं हो सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ एक रिपोर्ट मौजूद है मुबीरा फातिमा की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में तमाम मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि किसी भी इदारे में कोई भी स्पोर्ट्स या सकाफती सरगर्मी नहीं हो सकती। पंजाब में कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं और केसेस की तादाद भी 2,15,227 है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई है, जिसके बाद सूबाई महकमा सेहत ने लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। सूबाई सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि शहर के अलावा GT रोड पर गुजरात, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक हमारी तजवीज़ है कि 10 से 14 दिन तक लोगों का मेलजोल मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। पंजाब के जिन अजला में कोरोना केसेस ज्यादा हैं, वहाँ तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, शेखुपुरा में स्कूल बंद रहेंगे। मुबीरा फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। आगे चलेंगे, आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी सूरत हाल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस सामने आने के बाद मजीद 6 अजला में स्कूल्स बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर तालीम शहराम तरकई की जानिब से ये कहा गया कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस किया गया है। इन अजला में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से ये फैसला करने की जरूरत पेश आई और इन अजला में खैबर, शांगला, बाजोड़, एबटाबाद, दीर और हरीपुर शामिल हैं। शहराम तरकई ने मजीद कहा कि 6 अजला में तालीमी सरगर्मियां 11 अप्रैल तक बंद रहेंगी। जहां कोरोना केसेस में इजाफा होगा वहां की तालीमी सरगर्मियां बंद कर दी जाएंगी। तालीम की सूरत हाल के हवाले से हमने आपको बताया और अब बढ़ेंगे कोरोना अपडेट्स के हवाले से। आपको बताएंगे पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स पर बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद SOPs को सख्त कर दिया गया है क्योंकि तीसरी लहर जो पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक बताई जा रही है, आए रोज केसेस में इजाफा हो रहा है और अब एयरपोर्ट्स पर भी SOPs को मजीद सख्त बनाने के लिए किसी भी पैसेंजर को, आने वाले अफराद को बगैर मास्क के वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास हुंजा नजीर की एक रिपोर्ट मौजूद है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के सख्त अहकामात पर कराची एयरपोर्ट पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी का बोर्ड आवेजा कर दिया गया है। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजों समेत मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से इंतबाही बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि बगैर मास्क के दाखिले की कोशिश पर CAA कवानीन के तहत जुर्माना होगा। हुंजा नज़ीर, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स भी शामिल करेंगे, मगर अभी आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको, और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दुनिया क्या इकदाम कर रही है। बरतानिया ने पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान से जाने वाले तमाम अफराद को 10 दिन क्वारंटीना में गुजारने होंगे। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एंकर पर्सन जीशान अली, जो हमें बताएंगे कि दुनिया क्या इकदाम कर रही है और हमें क्या इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से हम पर इतनी पाबंदियों का इतलाक न हो। जीशान, आप हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कि पाकिस्तानियों को बरतानिया जाने की इजाजत होगी, जिसका इतलाक जुम्मन 9 अप्रैल से सुबह 4 बजे से होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, जिसने बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है, इस पर बरतानी तर्ज का वायरस तेजी से शहरों को अपनी लपेट में ले रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से पाबंदियां
जा रहा है। वायरस के पेश नजर बरतानिया ने सख्त इकदाम उठाने का ऐलान कर दिया। नए SOPs के तहत से इन पाकिस्तानियों को ही बरतानिया में दाखिले की इजाजत मिलेगी जिनका कोरोना टेस्ट मंफी होगा। अगर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वो बरतानिया में नहीं रह सकते, ना उधर जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों को बरतानिया में 10 दिन के लिए हर सूरत में करंटीनिया में भी रहना होगा। होटल में 10 दिन के लिए करंटीना में रहने वालों को 1250 पाउंड भी अदा करने होंगे। इसके दौरान अगर कोई भी पाकिस्तानी उस होटल से या उस रूम से भागता है तो उसे 10,000 पाउंड जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से आपने डिटेल में हमें बताया कि क्या सूरत हाल है और किस तरह हालात आगे जा सकते हैं। और अभी कुछ बात करेंगे, रमजानुल मुबारक की आमद है। रमजानुल मुबारक के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी खबरदार कर दिया गया है कि अफ्तारी के इज्तिमात और ईस्टर की तातीलात के दौरान लोग मजीद इकट्ठा हो सकते हैं और उनके इकट्ठा होने से कोरोना के फैलने का खदशा बढ़ सकता है। गुज़श्ता रोज मशरकी बहीरा रूम के WHO के रीजनल डायरेक्टर अहमद अल मंधारी ने कहा कि कोरोना सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। बहुत से ममालिक तशवीशनाक समत की जानिब गामजन है। रमजान के साथ साथ ईस्टर में भी इन्फेक्शन में मजीद इजाफे का खतरा लाहक है। ये अहम मौके हैं, लेकिन अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बेशक रमजानुल मुबारक आ रहा है, ये ईस्टर की तातीलात आ रही हैं, दोनों ही मौके ऐसे हैं जब अपने इकट्ठे होते हैं और रमजानुल मुबारक में भी अफ्तारियां होती हैं, इज्तिमात होते हैं, इबादत का सिलसिला जारी रहता है। मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि SOPs को अपनाया जाए अपने और अपने खानदान की हिफाजत के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए। अगर हमारे से किसी को ये वायरस लग जाए और वो इस वायरस से जानबर ना हो सके तो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चीन से आने वाली वैक्सीन की साइनोफार्म की कीमत 4,225 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वर्ल्ड हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हफीज मौजूद हैं। हसन, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान ये वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बना पाया है और हमारे इंसदाद कोरोना के लिए इकदाम दूसरे ममालिक से किस तरह से मुख्तलिफ है, इस हवाले से भी जरा हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने पूछा कि पाकिस्तान वैक्सीन के ऊपर हम एक्चुअली मैं अक्सर ही डिस्कस करता हूँ, मैंने रिसर्च की कि हम रिसर्च में बहुत ज्यादा हम अपने जो लोग पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पर उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है। अगर आज हम इसको कंपेयर करें दूसरे ममालिक से तो अमेरिका और चाइना वो ममालिक हैं जहाँ पर वैक्सीन इतने सारे चुकी है कि वहाँ पर की रेशो कंपैरेटिवली दी जा रही है, लेकिन हमारी बना लिया और वो हमें देने के लिए हमारे रिसर्च सेंटर पड़े हुए हैं, हम उनको रिसर्च सेंटर को कभी यूटिलाइज करेंगे। ये एक बड़ा अलमिया है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो एक बड़ा अहम इशू है। जिस तरह वैक्सीन अभी 60 साल से ज्यादा अफराद के लोगों को वैक्सीन लगी, अभी 50 ईयर्स अबव जो पीपल है उनको वैक्सीन लगाने में अभी कामयाब रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मैं ये सूरत हाल देखना, अगर हम कंपेयर करें दूसरे ममालिक से, मैं तुर्की अगर बात करें तो तुर्की का एक जो कि इस सिलसिले में सबसे आगे है और वहाँ पर बेहतरीन सुविधा देने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जो कोरोना प्रिवेंशन सिस्टम है उस मेमोरियल ग्रुप के, वो भी उसके ममालिक की मिसाल देते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट की बात हैं। तो ये अलमिया है, हमें अपने रिसर्च सेंटर्स को बेहतर करना होगा, हमें अपने रिसर्च सेंटर्स को बेहतर करना होगा। दूसरी दुनिया हमसे बहुत आगे जा रही है, कोरोना की वैक्सीन हमारे हमसाय ममालिक तक ने तैयार कर ली है, मगर अभी तक हम इसमें काफी पीछे हैं। बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हसन हफीज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताई इसकी तफसीलात। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हफ्ता के रोज पाकिस्तान में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से आपको बताते हैं। अगर बात की जाए कोरोना केसेस की तो आज पाकिस्तान में मजीद 84 अमवात और 4,723 नए केसेस सामने आए हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,697 तक पहुंच गई है, जबकि मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 6,82,888 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 है और 6,09,691 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.4% रिकॉर्ड की गई है, जो कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। तीसरी लहर इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक बताई जा रही है। 84 अमवात एक दिन में मजीद वाक़ हो चुकी हैं। हमें मजीद सख्त इकदाम करने की जरूरत है। ठीक है नाज़रीन, अभी आफ्टरनून स्पेशल 12 में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे ख्वाजा सराओं से मुताल्लिक आज हमारे पास एक अहम रिपोर्ट है। ख्वाजा सरा हम वो पिसा हुआ तबका है जिन्हें हर दफा हकारत की निगाह से देखा जाता है और वो जहां पर भी हों उनके लिए एक ही पेशे को हमारी नजर में होता है कि या तो वो भीख मांग रहे होंगे या किसी सड़क किनारे बैठे होंगे। ख्वाजा सराओं से मुताल्लिक हम इस तरह से क्यों सोचते हैं, इतने इंसेंसिटिव क्यों हैं और अपनी सोसाइटी में हमें किस तरह से पॉजिटिव होना पड़ेगा, इनको लेकर इस हवाले से भी बात करेंगे। मगर अभी हमारे साथ एक स्पेशल रिपोर्ट है सुबह नूर की, जानते हैं इस रिपोर्ट। ख्वाजा सरा, जिसको आम जुबान में हिजरा दो जैसे नामों से याद रखा जाता है। एक मरतबा शाम की जान मेरी रही से 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है। एक मरतबा शाम की जान मेरी रही है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है। और कुछ खाने को लिए भी नहीं था और पास में मेरे बहन भाई भी नहीं थे। मैं तो उत्थे मरण वाली हो, मेरा दिल करे मैं इत्थे मर जावां। तो किराए देने तो तंग आ, खाण तो तंग आ, बीमार होइए तो असीं दवाई तो तंग आ। तारी मारते ने लेकिन सानू कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन बस ताली मारी, अगले सुन के इधर कढ़ दे, साडी कोई गल सुनदा ही नहीं। की करी फिर ताली मार मार के मजबूर होके घर ही बह गए। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे मुआशरे में एक धब्बा समझे जाते हैं। ख्वाजा सरा मुआशरे का वो पिसा हुआ तबका है जिन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर हकारत और नफरत के साथ जिनसी दरिंदगी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना रहता है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ख्वाजा सराओं की एक बहुत बड़ी तादाद है। आए रोज़ ख्वाजा सराओं के साथ होने वाले जबर और जुल्म की दास्तानें हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज से सुनते और देखते आए हैं। यही परेशान कुन सूरत हाल कोरोना वबा के दौरान ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ पेश आते देखी गई। गुड थिंकर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्रांस कम्युनिटी के साथ एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, जो कि हमने पूरे प्रोविंस ऑफ पंजाब में जाकर ग्रास रूट लेवल पे जाकर उनके ट्रांस कम्युनिटी के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन किए। और उन फोकस ग्रुप डिस्कशन का बेसिकली मकसद ये था कि जो उन लोगों के साथ कोविड-19 के दौरान जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना उन्होंने किया है, हम उनको हाईलाइट कर सकें। हमें जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मुलाकातें हुई तो वो हकीकत में रोना शुरू हो गया कि कई के दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। कोई उनके घर जो है बाहर वो जा नहीं रहे थे कि कोरोना की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनको ज़्यादा तशद्दुद करें या परेशान करें कि तुम कोरोना फैलाने आ गए हो। अलमिया ये है कि कोविड-19 के दौरान जब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया कम्युनिटी को, तो जब एहसास कैश प्रोग्राम के तहत माली इमदाद दी गई तो सिर्फ
3% ख्वाजा कम्युनिटी को वो एहसास कैश प्रोग्राम के तहत वो मदद फराहम की गई और 97% जो ट्रांसजेंडर थे वो इस मदद से महरूम रहे। हम ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन नेटवर्क भी बना रहे हैं ताकि ख्वाजा सराओं के लिए एक ऐसा नेटवर्क हो जहाँ पे ख्वाजा सराओं के मसाइल पे बात की जाए और उनके सोल्यूशन के लिए जॉइंट एफर्ट्स की जाएँ। इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, वकला और दीगर मकतबा फ़िक्र के अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भरपूर नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया क्योंकि वो जो दरवाज़ा खोलने हमारे वाकफ़ थे ना, वो भी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। तो जब हम निकल के बाहर जाते थे, बाहर दौलत वाले फिरते थे, वो ही रोक देते थे, कहाँ जा रहे हो, चलो जाओ वापस। बाहर लॉकडाउन लगा हुआ तो वहाँ हम गलियों में फिर रहे थे। भाई आपको कोरोना है, आप इधर क्या लेने आई हो? दरवाजे पे बेल दी है, ये भी आते हैं, सैनिटाइजर करो, ये करो, वो करो। ले ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, कारोबार साड़ा कोई नहीं, तुसी किथे आ गए मंगन, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किथे दी, चलो निकलो। हुकूमत ने तो सबको दिया, राशन दिया, पैसे भी दिए 10-10, 12,000, हमें क्या दिया? हमें तो कुछ भी नहीं। लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ही मुश्किलात में पड़ गए थे। मकान मालिक ने किराया उन्होंने कहा असी किराया नहीं लेने, नहीं असी माफ़ कोई नहीं करने, अगर किराया नहीं देना तो अपना सामान चुको तो कोई और मकान लभो। ख्वाजा सराओं ने अपने आप पर मुआशरे की जानिब से तस्कीननाक सलूक होते देखा तो उन्होंने ऐसे पेशे इख्तियार कर लिए जिन्हें बयान करना बहुत शर्म की बात महसूस की जाती है। लॉकडाउन के दौरान जो है ना, जो सेक्स वर्कर लोग भाई ख्वाजा सरा जो काम करते रहे हैं, ठीक है, पेट की खातिर वो काम करते हैं, पैसे की खातिर करते हैं, किसी का शौक़ नहीं है कि वो सेक्स करे। लॉकडाउन में उनको भी किसी ने नहीं मुँह लगाया, उनको भी किसी ने नहीं बताया, उनको भी ही जो बड़ी प्रॉब्लम हुई, उनका तो सर्कल ही वहाँ से चल रहा था कि जो 200-400-500 रुपये कमा रहे थे वो भी उनका बंद हो गया था। जायज़ थे या नाजायज़ तलक थे, फिर हमने तो इस्तेमाल करने थे कि हमने अपना पेट नहीं पालना, हमने किराया कहाँ से देना था, हमारा अपना ख़र्चा है। चलो पहले तो फंक्शन होते थे तो हम अपना फंक्शन करके अपना गुजारा कर लेते थे, हमारा काम हो जाता था। जब लॉकडाउन लग गया हमें तो बाहर नहीं निकलने दिया, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना, कोरोना आ गया तो ज़ाहिर है फिर हम तो सारा दिन अंदर ही, बाहर जाते ही नहीं। हम अगर बाज़ार में जाए तो लोग कहते ले ये देखो ये कोरोना आ गई है, हमें लोग बोलते थे ये कोरोना आ गई है, तो हम कहाँ जाए? हम भी अल्लाह की पैदावार, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, क्या हमें जीने का हक नहीं? हुकूमत सबको दे रही है, हमें नहीं दे सकती, हमें भी तो उसी रब ने पैदा किया जिसको सब सारी मखलूक को पैदा किया। गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी सैलरी नहीं दे रही। गवर्नमेंट के हालात आपको भी पता है, हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ तो अल्लाह ही अल्लाह है। सब तो पहले तो हमारी जैसी ख्वाजा सराय चले जाओ, सिक्योरिटी गार्ड कहे इतने की लेना आई हो, तो इतने काम कोई नहीं। ख्वाजा सराओं ने ऐसे नाच गाने के पेशे को अपना रखा है जिससे वो अपना रोजगार कमाकर अपनी जिंदगी को गुजारते दिखाई देते हैं। जब ख्वाजा सराओं की बात आती है तो हमारे जहन में वही सिग्नल्स पर मिलने वाले ख्वाजा सरा, शादी ब्याहों पर नाचने वाले लोग ही जहन में आते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। हाल ही में बात करें तो कुछ ख्वाजा सराहों की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो पूरी दुनिया में अवार्ड जीतने में कामयाब हुई और पाकिस्तान का नाम इसकी जानिब से रोशन हुआ। शॉर्ट फिल्म रानी 6000 फिल्मों में से टॉप 5 में शामिल की गई। मेरा बच्चा, मेरा लाल बड़ा खिलौना गिर गया, ले लो खिलौना अपना। पीछे हटो बेटा, कितनी दफा कहा है ना ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, ठीक है? सूबाई सतह पे जो हमारा कानून साजी हो रही है ट्रांस कम्युनिटी के बहाली के लिए, तो उसमें वो रिकमेंडेशंस हम शामिल कर सकें और ताकि गवर्नमेंट जो है वो
एक बेहतर तरीके से इस कम्युनिटी को साथ लेकर एक कानून साजी करे और ताकि उस कानून साजी के थ्रू जो है कम्युनिटी के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पाकिस्तान में एक ऐसी न्यूज़ कास्टर भी है जिसका ताल्लुक ख्वाजा सरा बरादरी से है और वो अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देती है। सुबह नूर, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा और आम जमान में हिजड़े जिन्हें कहा जाता है, अगर इनको भी बेहतर मौके दिए जाएं तो ये भी माशरे में फाल किरदार अदा कर सकते हैं। कोरोना वायरस के दिनों में जहां हम सब ने एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखा, एक दूसरे का एहसास किया, तो सोसाइटी की सूरत में हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिन तबकों को हम इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे होंगे। हमें ज़रूरत है इतना उनकी तरफ भी सेंसिटिव होने की कि हम उनका भी ख्याल रख सकें और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें और उनको ऐसे मौके दे सकें कि वो अपनी जरूरियात का खुद भी ख्याल रख सकें। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे खेलों की दुनिया के हवाले से। कल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 274 रन का जो टारगेट था उसको पूरा किया और 1-0 से सीरीज को अभी तक अपने नाम करने में कामयाब रहा है। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। एक बहुत ही सनसनीखेज मैच था, सबने देखा इसको और आखिरी मैच तक ये चलता रहा और पता नहीं था कि जीत किसके नाम होगी। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफी इमरान सोहेल मौजूद हैं जो खेलों पर बहुत नजर रखते हैं और खेलों से ही उनका भी ताल्लुक है। इमरान, बताइएगा कल के मैच का अहवाल जो था वो कल भी हमने थोड़ी बात की, आज भी हमें बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम ने कल किस तरह से परफॉर्म किया और आगे किस तरह करने की जरूरत है कि हम ये सीरीज ही अपने नाम कर सकें। बिल्कुल, कल पाकिस्तान की टीम ने एक बड़ी अहम कामयाबी हासिल की दौरा साउथ अफ्रीका के दौरान। पहला ओडीआई था जिसमें टॉस जीता जब पाकिस्तान ने तो बॉलिंग का फैसला किया उन्होंने और 274 रन का टारगेट था। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस रही। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ी को आउट किया, शादाब खान ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो इब्तिदा में जब पहली विकेट गिरी फखर जमान की तो उसके बाद जब दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 170 से ज्यादा रन बनाए बाबर आजम और उनके साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इमाम ने, तो उसके बाद लग यही रहा था कि शायद वन साइडेड ये मैच है और आसानी से पाकिस्तान 8 या 7 विकेट से जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद जब तो मिडिल ऑर्डर की बारी आई, जब विकेटें गिरना शुरू हुई, इमाम आउट हुए, उसके बाद एक के बाद 5-6 खिलाड़ी आउट हुए तो बड़ी परेशानी टीम को आ गई और आखिरी बॉल तक ये मैच चला गया। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात थी कि सीधा मैच था और उसको किस तरह से हम एक टफ कंडीशन में ले गए। तो अगले मैचेस में और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो समझ गई होगी पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइन में क्या खामियां हैं, बॉलिंग में क्या खामियां हैं और अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इमरान, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की है कल के मैच में, उनकी इतनी उम्दा परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन है, दुनिया के टॉप बैट्समैन में उनका नाम आता है और वही पाकिस्तान की टीम की अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो वो ये गलत नहीं होगा कि जब वो आउट होते हैं तो टीम मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अगर वो कल इतना स्कोर नहीं करते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होता। तो ये बाबर आजम की बैटिंग को क्रेडिट जाता है। कप्तान होने के साथ साथ जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की, कल मैन ऑफ द मैच भी रहे, 13वीं सेंचुरी उन्होंने की अपने करियर की, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है और इस तरह के बैट्समैन की और जरूरत। तो इमरान, आपने कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया, तो अब मिडिल ऑर्डर में हमें किन तब्दीलियों की जरूरत है कि आगे के मैचेस को हम अपने लिए आसान बना सकें? देखिए, अभी तो 3 ओडीआई और बाकी हैं और 3 ओडीआई में हमें मजीद देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर है और जो साइड लेकर गए हैं उसी में से खिलाना है और अगर परफॉर्म नहीं करते मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो फिर फ्यूचर में जाकर हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से नए लोगों को मौका देते हैं तो और भी बहुत सारा नया टैलेंट मौजूद है, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारा नया टैलेंट मौजूद है जिसको मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद है। एक डिटेल तज्जिया कल के मैच के हवाले से आपने हमें दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कल के मैच की तफसील से सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दी। सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिया गया 274 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स के आखिरी ओवर में हासिल किया।
कौमी टीम की जानिब से कप्तान बाबर आजम 103, इमामुल हक 74 और मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले खेलने की दावत दी, जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुई। जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ी 55 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया भर के बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम ने सबसे कम सिर्फ 76 इनिंग्स में 13 सेंचुरियां बनाकर कम तरीन इनिंग्स में 13 सेंचुरियां बनाने का एजाज भी अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खेलों की दुनिया से एक बहुत अच्छी खबर है। बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, हमारे लिए एक बड़ी फख्र की बात है। आज आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।